हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके रोग निदान विकृति विज्ञान के पेपर फर्स्ट के 11 टॉपिक्स अपन डिस्कस कर रहे थे। और इसके अंतर्गत हम जो है आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आज का लास्ट टॉपिक 11 नंबर का जो आपका टॉपिक है वो है आपका निराम। ठीक है, निराम से भी जैसे आम से आपके क्वेश्चन आते हैं वैसे ही निराम से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आम से जो रहित होता है उसी को ही अपन निराम कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जो आम से रहित हो वही क्या कहलाता है आपका निराम कहलाता है। जो आम से रहित हो वो क्या है आपका निराम है। तो निराम के विषय में अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका दोष धातु और उपधातु बताया गया है। जैसे हमने लास्ट क्लास में भी बताया था, मैंने बात किया था। ठीक है, तो निराम आपका वात होता है, निराम पित्त होता है, निराम कफ होता है, निराम रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र होता है, ये मैंने बताया हुआ था। उपधातु में स्तन्य आर्तव, ठीक है, कंडरा सिरा, ये सारी चीजें मैंने लास्ट क्लास में बताया था। इसका पासवर्ड निराम रहेगा, जैसा लिखा है वैसे ही टाइप करना है। तो ये यहाँ तक मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, निराम के विषय में हमने बात कर लिया था पुरीश वगैरह। अब यहाँ पे साम दोष के लक्षण निराम का तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। साम दोष के क्या लक्षण है वो अपन देख लेते। तो साम दोष के लक्षण बोला गया है स्रोतोबद्ध बल भ्रंश। तो स्रोतों में बद्धता आ जाती है, बल भ्रंश हो जाते हैं, शरीर में गौड़ता आ जाती है, जो वायु है उसका मूर्ता हो जाना यानी कि अनिल मूर्ता, आलस्य की उत्पत्ति होना, निष्ठवन की उत्पत्ति होना, मल में संग हो जाना, ये क्या है आपके साम दोष के लक्षण है। ठीक है, लिंगा मला नाम समान निरामः। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर सामवात के क्या लक्षण हैं, तो सामवात के लक्षण बताया गया है। क्या क्या लक्षण होगा सामवात के, तो बोला गया है कि वायु सामो विबंध अग्नि साध स्तंभ आत्र कुंजने वेदना सोथ निस्तैदो क्रमशः अंगानि पीड़ियेत विचार्येत युग पच्चापि ग्रहणाति कुपितो भृशा। यानी कि जो सामवात है उसके लक्षण बताए गए हैं कि सबसे पहले विबंध यानी कि कॉन्स्टिपेशन की उत्पत्ति होती है, अग्नि में साधता की उत्पत्ति होती है, स्तंभता की उत्पत्ति होती है, आत्र में कुंजन होता है, समस्त शरीर में वेदना की उत्पत्ति होना, शोथ यानी कि स्वेलिंग की उत्पत्ति होना, तोद का अनुभव होना, क्रमशः सभी अंगों में पीड़ा का अनुभव होना, तथा स्नेहन से मतलब इस ये बोल सकते हैं स्नेहन से वृद्धि के जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब स्नेहन करने पर ये जो है वात की जो वृद्धता है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्या है सामवात के लक्षण है। फिर बात करते हैं अपन लोग निराम वात के लक्षण के विषय में। तो निराम वात के क्या लक्षण बताया गया है, तो निरामो विशदो वृक्षो निर्विबद्धो अल्प वेदना विपरीत गुण शांति स्निग्ध स्निग्ध अति विशेषता। यानी कि जो निराम वात है उसके लक्षण बताया गया है कि विषादता की उत्पत्ति होना, शरीर में रुक्षता की उत्पत्ति होना, विबंधता रहित होना, अल्प वेदना का होना, इसके अलावा स्नेहन से जो लक्षण है उसकी शांति का हो जाना। ठीक है, तो ये निराम वात के लक्षण है। स्नेहन कराने से जो लक्षण है उनकी शांति का हो जाना, तो ये क्या है निरामवात का लक्षण है। फिर साम पित्त के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो साम पित्त के क्या लक्षण है, तो दुर्गंध हरति स्यावा पित्तम अम्ल गंध गुरु अम्लिका कंठ दहकरम साम विनिर्दिशेत। यानी कि जो साम पित्त है उसके लक्षण बताया गया है कि दुर्गंधता की उत्पत्ति का होना, हरित श्याव वर्ण का से युक्त होना, अम्ल यानी कि पित्ताम्ल का होना, घना होना, गुरु होना, अम्लोद्गार का होना, कंठ व हृदय प्रदेश में उद्गार का होना, ये साम पित्त के लक्षण है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर निराम पित्त के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो अताम्र पित्त अत्युष्णे रसे कटुक अस्थिरम पक्व विगंधी विजेय रुचि पक्ति बलप्रदम। ठीक है, तो निराम पित्त के लक्षण बताए गए हैं कि ताम्र व पित्त वर्ण का पित्त का होना, अत्यधिक उष्णता का होना, कटु रस युक्त होना, अस्थिर या सर होना, गंध रहित रहना, रुचिकर होना, जठराग्निवर्धक होना तथा बलप्रद होना, ये क्या है आपके निराम पित्त के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। फिर साम कफ के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो साम कफ के लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं। अविलस्त अंतुल स्तन्यान कंठदेश अवतिष्ठते सामो बला नाम दुर्गंधि क्षुधा उद्गार विघा क्षुधा उद्गार
विघाकृते। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि कफ का अस्वच्छ तथा तंतु युक्त रहना, ये क्या है, साम कफ के लक्षण है, तथा सांद्र हो जाना। इसके अलावा स्त्यान, स्त्यान यानी कि स्थिरता का होना कफ का लक्षण है, साम कफ का। कंठ का कफ द्वारा लिप्त हो जाना, दुर्गंधता का होना शरीर का, तथा क्षुधा उद्गार इनका होना, ये सभी क्या है आपके साम कफ के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। फिर निराम कफ के लक्षण के विषय में बात करते हैं, तो निराम कफ का लक्षण बताया गया है, फेन वान पिंडते पांडु निस्तो निह सारो अगंध एव च पक्वसा एव विज्ञेया छेदवान वक्त शुद्धिता। अर्थात बोला गया है निराम कफ के लक्षण में कि फेन युक्त होना, पिंडित होना, विशद होना, पांडु वर्ण का होना, निहसार होना, ठीक है। इसके अलावा आपका गंध रहित रहना, सुगमता से मुख मार्ग द्वारा बाहर निकल जाना, तथा मुख शुद्धिकारक होना, ये सभी क्या है आपके निराम कफ के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। फिर साम मूत्र और निराम मूत्र में अपन अंतर देखेंगे, तो साम जो मूत्र होते हैं वो प्रभुत मूत्रता यानी कि बहुत ज्यादा मूत्र का स्त्राव करना, अविल मूत्रता, ठीक है, कम मूत्र का स्त्राव करना, मूत्र जो है वो दुर्गंधित होते हैं। नाना वर्ण मूत्रता यानी कि नाना वर्ण का होगा, जो साम मूत्र है वो जैसे रक्त, पित्त, हरिद्र या हरित वर्ण का हो सकते हैं। इसके अलावा शूल व कृच्छ मूत्र की प्रवृत्ति का होना, अनेक रस युक्त होना जो मूत्र है उसका, क्षार युक्त होना, ठीक है, अनेक रस यानी कि मधुर, अम्ल, लवण, कसाय, इन रसों से युक्त होना। इसके अलावा क्षार युक्त होना तथा अति पिच्छिल होना, ये क्या है साम मूत्र का लक्षण है। निराम मूत्र कैसा होते हैं, तो सम्यक मूत्र की प्रवृत्ति होती है, अपिच्छिल रहते हैं। इसके अलावा अविल रहता है यानी कि गंदा नहीं रहेगा, रस कैसा रहेगा, तिक्त कटु रहेगा, गंध रहित रहेगा, ठीक है, अशूल तथा कृच्छ प्रवृत्ति नहीं होगी, ठीक है, यानी कि कृच्छता के साथ प्रवृत्ति नहीं होगी, और शूल भी नहीं होगा, सम्यक वर्ण का रहेगा। तो ये क्या है आपके निराम मूत्र के लक्षण के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार साम मूत्र, साम पुरुष और निराम पुरुष में क्या अंतर है वो अपन देख लेते हैं। तो साम जो पुरुष होता है उसमें वात दोष से संश्लिष्ट होता है, जबकि निराम पुरुष जो होता है वो सम्यक पुरुष की प्रवृत्ति होगी, ठीक है। इसके अलावा साम मूत्र जो होगा, सॉरी पुरुष जो होगा वो जल में डूब जाएगा, जबकि निराम पुरुष जल में तैरने लगेगा, लाइट है इस वजह से, डाइजेशन प्रॉपर हुआ इस वजह से। साम पुरुष जो है वो दुर्गंधित रहेगा, जबकि निराम जो है वो दुर्गंध रहित रहता है। साम पुरुष जो होता है वो पिच्छिल होता है, ठीक है, जबकि आपका निराम पुरुष जो होता है वो अपिच्छिल होता है। साम पुरुष जो होता है वो नाना वर्ण का, जैसे कि पित्त रक्त, सॉरी पीत रक्त हरित या हरिद्र वर्ण का रहेगा, जबकि जो निराम पुरुष रहेगा वो सम्यक वर्ण का रहेगा। साम साम कफ युक्त जो पुरुष रहेगा, जो कफ युक्त जो है वो आपका साम पुरुष रहेगा, ठीक है, जबकि अकफ युक्त जो है वो निराम पुरुष रहेगा। सांद्र जो है वो आपका साम पुरुष रहेगा, जबकि शरीर में लघुता होने लघु जो है वो निराम पुरुष रहेगा। सशब्द शूल युक्त जो पुरुष की प्रवृत्ति होगी वो साम पुरुष पुरुष कहलाएगा, जबकि अशब्द या अशूल जो पुरुष की प्रवृत्ति होगी वो निराम पुरुष कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो साम पुरुष रहेगा वो स्याव पुरुष वर्ण का होगा, जबकि जो निराम पुरुष रहेगा वो सम्यक मात्रा में होगा, ठीक है, मतलब इसकी प्रवृत्ति जो है साम पुरुष की ज्यादा होगी, जबकि निराम पुरुष की समान मात्रा में प्रवृत्ति होगी, ठीक है। साम पुरुष जो होगा वो स्याव होगा, जबकि निराम पुरुष जो होगा वो दोष रहित पुरुष होगा। साम पुरुष जो होगा वो अति स्निग्ध पुरुष होगा, जबकि निराम पुरुष जो होगा वो सम्यक अग्नि वाला होगा। इसी प्रकार बात करें, साम पुरुष जो होगा वो शुष्क पुरुष होगा, जबकि निराम पुरुष जो होगा वो शुष्क शीत उष्ण स्निग्ध होगा। साम पुरुष जो होगा वो कैसा होगा, पुरुष जो है बहुत ज्यादा होगा, जबकि निराम पुरुष जो होगा बहुपुरुषता रहेगा, और इसमें निराम पुरुष में नहीं रहेगा। साम पुरुष फेनिल युक्त होगा तथा शीत उष्ण होगा, तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर साम स्वेद के लक्षण के विषय में बात करते हैं, वह निराम स्वेद में, तो साम स्वेद जो होता है वो कैसा होता है, अत्यधिक स्वेद आएगा या कम स्वेद आएगा, जबकि निराम में सम्यक स्वेद आएगा। साम स्वेद जो होता है रुक्ष होता है, जबकि निराम स्वेद जो है दुर्गंध रहित होता है। साम स्वेद में दह की उत्पत्ति होती है, ठीक है, जबकि निराम में नहीं होती। साम श्वेद में क्या होता है, कंडू की उत्पत्ति होती है, निराम श्वेद में कंडू की उत्पत्ति नहीं होती। साम श्वेद में दुर्गंध युक्त होते हैं, जबकि निराम नहीं होता है, ठीक है, मतलब दुर्गंध युक्त तो दोनों रहेगा, ठीक है। बाकी साम में और बोला गया है कि अति स्निग्ध रहेगा, श्वेद वह स्रोतस में अवरोध को उत्पन्न करेगा, तो ये साम श्वेद के विषय में बताया गया है। फिर निराम के विषय में बात करते हैं, तो निराम में यहाँ पे आपका बोला गया है, ठीक है, निराम में आपका साम धातुगत जो मल है, मल रूपी कफ है, तथा साम धातुगत मल रूपी जो पित्त है उसके विषय में बताया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया, साम धातुगत जो मल रूपी कफ है
वो कैसा रहता है, शुष्क रहता है। जबकि साम धातुगत मल रूपी जो पित्त होता है वो पित्त वर्ण का पांडु होगा, रुक्ष वर्ण का होगा। जबकि आपका ये क्या होगा, बहल होगा, मधुर होगा। ठीक है। साम धातुगत जो मल रूपी जो कफ है वो कैसा रहेगा, दुर्गंध युक्त रहेगा, हरित पांडु वर्ण का, पुई युक्त व श्वेत पित्त वर्ण का होगा। जबकि आपका साम धातु युक्त मल रूपी जो पित्त है वो पित्त शुष्क वर्ण का रहेगा। फिर आम एवं साम में अंतर बताए गए हैं। तो आम और साम में क्या अंतर है, तो जो आम होते हैं, ठीक है, अच्छा हाँ, ये है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपको आम और साम में अंतर पूछा जाए, ठीक है, तो कैसे है, सबसे पहले तो डेफिनेशन को लिखना है दोनों का, ठीक है, कि ये आम किसको बोलते हैं, अपक्व मल को बोलते हैं, साम किसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो आम का विपरीत हो आपका साम कहलाएगा। लक्षण को लिखना है फिर उसके बाद में, फिर इसके बाद में साम जो आम है उसके प्रदोष के जो भेद हैं उसको लिखना है। इसी प्रकार साम धातु के धातु दोष मल के भेद लिखने हैं। इसी प्रकार अगर आम का जो है, आम से आम विष उत्पन्न होता है, उसी प्रकार साम से साम व्याधि उत्पन्न होते हैं। आम के चिकित्सा में लंघन उष्ण आहार का प्रयोग करते हैं, जबकि साम की चिकित्सा में दोष दुष्य का अनुसार करते हैं। आम में जो है वो अपन पाचन कराते हैं, जबकि इसमें अपन दोष दुष्य के अकॉर्डिंग चिकित्सा करते हैं। तो ये पॉइंट्स को थोड़ा आप डिटेल में पढ़ के लिखना, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अब कोई नया जो सब्जेक्ट है वो अपन देखेंगे। तो इतना ठीक है। तो फिर अभी के लिए थैंक यू क्लास।